हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं सभी लोग? तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए करते हैं शुरुआत एक और बेहतरीन यूनिट की जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। समझें ज़रा कि क्या होने वाला है आज का डिस्कशन। आइए ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा सेशन का एजेंडा है नेचर ऑफ लाइट, वेव फ्रंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट और सबसे महत्वपूर्ण इंटरफेरेंस। तो ये होने वाला है आज का रोड मैप। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए तो फिर करते हैं शुरुआत। हम लोग बातें कर रहे हैं नेचर ऑफ लाइट की। बिल्कुल आराम आराम से समझते चलेंगे हम लोग बातों को। सबसे पहले लाइट क्या है? लाइट हमेशा से एक बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कशन रहा है। लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग बातें कही। सबसे पहले न्यूटन साहब ने क्या कहा? न्यूटन साहब ने यह कहा कि जो लाइट है ये कॉर्पस्क्यूल है। क्या है लाइट? न्यूटन साहब ने यह कहा, मिस्टर न्यूटन सेड दैट लाइट इज ए कॉर्पस्क्यूल। कॉर्पस्क्यूल का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल है, बहुत ही छोटा सा, टिंटू सा, टाइनी सा पार्टिकल। छोटा सा पार्टिकल है लाइट। एक्चुअल में जो लाइट आपने ऑन की है इसका मतलब कि पार्टिकल्स गिर रहे हैं। लाइट क्या है? पार्टिकल है। ऐसा कहा कि इन्होंने, न्यूटन साहब ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पार्टिकल होते हैं ये चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किस में? वैक्यूम में, या तो एयर में या तो फ्री स्पेस में, है ना? वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। न्यूटन साहब की बातें ये। उन्होंने अपनी किताब निकाली थी ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स बुक में ये पूरी थ्योरी दी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, जिसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया कि ये लाइट जो है, जो एक्चुअल में आप तक पहुंच रही है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई। उनके मास की भी उन्होंने बात की, उनके मोमेंटम की उन्होंने बात की, स्पीड की बात की, काफी सारी बातें की। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि कुछ फिनोमेना लाइट के पार्टिकल नेचर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। कैसे? आइए समझते हैं जरा बातों को, थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। पहले ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस थ्योरी के। जो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि लाइट जो है ये एक्सट्रीमली माइन्यूट, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, जो कि बहुत हल्के हैं। इलास्टिक कोलिशंस होते हैं जब भी वो जाके किसी चीज से टकराते हैं, और दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली एमिटेड बाय ऑल ल्यूमिनस बॉडीज। मतलब अगर आपने एक टॉर्च ऑन किया है या आपने एक माचिस जलाई है, कोई भी ल्यूमिनस बॉडी है, तो उसमें से ये कॉर्पस्क्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे, हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, और ये ही कहलाते हैं कॉर्पस्क्यूल। यही कहलाते हैं कॉर्पस्क्यूल। अब ये जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं ये ट्रैवल करते हैं किससे? स्पीड ऑफ लाइट से, जो हमको मालूम है कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। When these corpuscles strike the retina of our eye, then they produce the sensation of vision। जब ये corpuscles जाके हमारे रेटिना पे टकराते हैं तो वो हमको सेंसेशन ऑफ विजन देते हैं। वेलोसिटी ऑफ दीज कॉर्पस्क्यूल्स इन वैक्यूम डिस्कस कर चुके, ठीक है? लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, वरना मेरा मानना है कि अगर आपने एक बार शांति से बैठ के सुन भी ली हैं ये बातें, तो भी आपके सबकॉन्शियस में ये रहने वाली हैं, ठीक है? बाय डिफॉल्ट कोई आपको लिखने को नहीं कहेगा ये थ्योरी, फिर भी एक एक बात मैं आपको डिटेल में कह के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, तो ये बातें सुनते चलो। कथा है ये, सुनते चलो। हिस्ट्री है लाइट की नेचर के बारे में, क्या हुआ फिर क्या हुआ, है ना? 10-15 मिनट ऐसी ही बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें चलने वाली हैं जब तक हम इंटरफेरेंस के डेरिवेशन पे नहीं आते। तो शांति से पेन रख दो, नोटबुक बंद कर दो और बैठ के सुनो, समझो कि क्या महान महान लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं। महान, इतने महान व्यक्ति, उन्होंने भी एक गलत नेचर बताया। पूरी तरह गलत नहीं कह सकते, क्योंकि आगे जाके आइंस्टीन साहब ने उसी बात को प्रूव भी किया, लेकिन उस समय के हिसाब से बात पूरी तरह सत्य भी नहीं है, ठीक है? चलिए लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। अब देखिए,
4 पॉइंट हमने समझे। 5वां पॉइंट, द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ द कॉर्पस्क्यूल। अब सर जब ये पूरी थ्योरी गलत है तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? जब ये सारे पॉइंट गलत हैं तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? ताकि आपको पता चले कि सही क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इतने महान व्यक्ति ने अगर कोई गलत पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो कि नेचर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं लाइट के, तो वो भी समझना बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, द रेस्ट मास ऑफ दीज कॉर्पस्क्यूल्स इज जीरो। मतलब अगर आप कॉर्पस्क्यूल्स की बात करें, उस लाइट के पार्टिकल की बात करें, तो उनका जो रेस्ट मास होता है वो होता है कितना? वो होता है 0। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ दीज कॉर्पस्क्यूल्स इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस बट इट चेंजेस विद द चेंज इन मीडियम। मतलब अगर आपका मीडियम आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक होमोजीनियस जो हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज रखता है, तो स्पीड जो है वो सेम रहने वाली है। एनिसोट्रोपिक मीडियम है, नॉन होमोजीनियस, तो स्पीड चेंज हो सकती है। दीज कॉर्पस्क्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर नेचर को फॉलो करते हैं। कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। कॉर्पस्क्यूल्स आर इनविजिबल, हमको ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन जब वो जाके किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पे गिरेंगे तो वो हमको सेंस ऑफ विजन देंगे। ठीक है, चलिए बेसिक बात है, स्पीड थोड़ी तेज रखूंगा मैं। कुछ ऐसे फिनोमेना जो कि सेटिस्फाई कर रहे थे कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को, सेटिस्फाई कर रहे थे, जैसे कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जस्ट अ सेकेंड, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेटिस्फाई हो रहा था किससे? न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट, लाइट चलते हुए आ रही है, मतलब कौन आ रहा है? पार्टिकल्स चलते हुए आ रहे हैं, मतलब क्या चीज एग्जिस्ट करती है? मोमेंटम है उसके पास। ओके, पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं किसी वेलोसिटी से चलते हुए, उनके पास मोमेंटम है, उनके पास एनर्जी है, तो ये 3 बातें तो सेटिस्फाई हो रही थी। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो आइए ज़रा समझते हैं कि वो बातें क्या हैं, कौन सी बातें सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से, सुनोगे? एट द मोमेंट मेरे पास 2 बॉटल्स हैं। इस लोकेशन पे या तो ये बॉटल होगी पिंक बॉटल, या तो पर्पल बॉटल। एक ही जगह पे 2 बॉटल्स नहीं हो सकती, मतलब एक ही जगह पे 2 पार्टिकल्स नहीं हो। पार्टिकल नंबर ए, पार्टिकल नंबर बी उसके राइट में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उस ही जगह पे ये पार्टिकल नहीं हो। एक जगह पे, एक कोऑर्डिनेट पे, स्पेस के एक लोकेशन पे, सेम समय पे 2 पार्टिकल नहीं हो सकते। क्या कह दिया हमने? हमने ये कह दिया कि अगर ये 3D स्पेस कोऑर्डिनेट है और मैंने एक लोकेशन आपको बता दी, ये एक पॉइंट है x, y, z, तो इस पे, इस लोकेशन पे या तो ये नीला पार्टिकल होगा, है ना, या तो ये ऑरेंज पार्टिकल होगा। दोनों एक साथ एक जगह पे तो नहीं हो सकते। क्या मतलब है सर बात का? बात का मतलब ये है, एक कोऑर्डिनेट अगर आपने बताया है x, y, z, इस लोकेशन पे या तो पार्टिकल नंबर ए होगा या तो पार्टिकल नंबर बी होगा। दोनों सेम समय पे सेम लोकेशन पे नहीं होते, लेकिन एक समय पे एक लोकेशन, एक से अधिक बल्कि इनफाइनाइट वेव्स हो सकती है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है वेव और पार्टिकल के नेचर का। इस रूम में, इस समय पे लाइट वेव, साउंड वेव, यूवी रेज भी होंगी, है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ। मतलब कितनी सारी वेव्स एक साथ एक समय पे एक जगह पे अवेलेबल हैं, ये मैं कह रहा हूं आपसे। एक समय पे एक साथ एक जगह पे कितनी सारी वेव्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा पार्टिकल्स के साथ नहीं हो।
तो वो सभी फिनोमेना जो कि वेव नेचर से लिंक्ड है वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से, जैसे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव्स आई मिलके बड़ी वेव बना दी या तो छोटी वेव बना दी, दो वेव्स का मिलना और एक रिजल्टेंट वेव बनाना, ये कहलाता है इंटरफेरेंस। तो जो वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होने वाले फिनोमेना हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल डिफ्रैक्शन, TIR, ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से। वेलोसिटी ऑफ लाइट बीइंग ग्रेटर इन रेयरर मीडियम देन इन द डेंसर मीडियम, ये बात समझाई नहीं जा पाई कि लाइट की स्पीड आखिर रेयरर मीडियम में ज़्यादा क्यों होती है। पूरे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा लाइट गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर बेंड्स कहाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन डेंसर में स्पीड कम क्यों है, रेयरर में स्पीड ज्यादा क्यों है, ये बातें नहीं समझा पाए, ये बातें समझा नहीं पाए, बिल्कुल नहीं समझा पाए। आगे जाके हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में अगले चैप्टर में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या साबित कर रहा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट साबित कर रहा है। वो बात भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ये लिमिटेशंस। और ये इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। आप ये मत सोचो कि डायरेक्ट इस पर सवाल आएगा कि नहीं, अरे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये समझते चलो, ये बांधते चलो दिमाग में, अपने आप आपके रास्ते खुलते जाएंगे। ऐसे ही तो बिल्ड होती हैं चीज़। चलिए लिखते चलिए, शॉर्ट में बातें बढ़ाते हैं आगे। अब एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगन। उन्होंने अपनी थ्योरी दी और उन्होंने जितनी समस्याएं थी सबको वन बाय वन रेक्टिफाई किया। तो सबसे पहले हाइगन्स थ्योरी जो है ये क्या है, हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइगन भाई साहब ने जो थ्योरी दी है, क्या दी है, क्या लिखा है उसमें समझते हैं, ये सब हम बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातें सभी लोग। हाइगन्स थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं। सुनिए, ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड, ये क्या है, एक पॉन्ड, तालाब है, ये एक तालाब है, ठीक है, ये पूरा जो है तालाब का हिस्सा है, ठीक। पॉन्ड में क्या है, पॉन्ड में पानी है। आपने पानी में बीच में एक पत्थर मारा, आपने पानी के ऊपर एक पत्थर मारा, इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द रिपल्स जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई, रिपल्स, लहरें बिल्कुल हुई, के आसपास के इर्द गिर्द लहरें जनरेट हुई, बिल्कुल हुई, इसके आसपास लहरें जनरेट हुई ऐसा जनरेट हुई। अब ये जो रिपल्स बन रही हैं, जो वेव्स बन रही हैं, बेसिकली क्या है ये, क्या है ये व्हाट आर दे, एनर्जी। क्या है ये, एनर्जी। क्या है ये, एनर्जी। ट्रैवल कौन कर रहा है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है। ट्रैवल कौन कर रहा है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है। और ये जो लोकेशन है, यहां पे मान लो कि आपने कुछ प्लास्टिक की बॉल्स रख दी हैं, तो वो प्लास्टिक की बॉल्स क्या करेंगी, वो प्लास्टिक की बॉल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगी, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेंगी। आपने बीच में पत्थर मारा, एनर्जी बाहर निकल रही है, एक हिस्से पे 5-6 प्लास्टिक की बॉल्स रख दो, वो क्या करेंगी, वो एक साथ ऊपर एक साथ नीचे होंगी, यानी वो अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेंगी। आपने थोड़ी दूर पे कुछ प्लास्टिक की बॉल्स और रख दी, यहां 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 रख दी, बिल्कुल। सर्कल नंबर 1 में जितनी प्लास्टिक की बॉल्स हैं वो सब एक साथ ऊपर एक साथ नीचे हो रही हैं। सर्कल नंबर 2 में जितनी प्लास्टिक की बॉल्स हैं वो सारी एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे हो रही हैं। समझ रहे हो बात को, ये क्या खासियत है, क्या पॉइंट है, ये क्या समझाना चाह रहा है, ये कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि का क्या तात्पर्य है? ये जितने पॉइंट्स हैं ये एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे हो रहे हैं, ये कहलाते हैं वेव फ्रंट। पार्टिकल अपनी लोकेशन पे ऑसिलेट करता है, एनर्जी ट्रैवल करती। पार्टिकल अपनी लोकेशन पे ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है। लाइव एग्जांपल इसका दूं,
मान लो कि तुम कभी तालाब पे जाओ, तालाब किनारे, और एक बतख को, डक को, या तो कोई भी पक्षी वगैरह छोटा सा पंछी बैठा हुआ है पानी पे, उसको देखो, मान लो ये पंछी है, ये वेव आती है, वेव, वेव ऐसे ऊपर नीचे हो जाती, वेव ऐसे आगे बढ़ जाती है, और पंछी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ऐसा। ऑब्जर्व किया है सभी ने कि नहीं किया? हम्म? हाँ जी, तो क्या कहा हमने? जितने पार्टिकल्स उस सर्कल में आ रहे हैं वो सारे एक साथ ऊपर एक साथ नीचे होंगे। मान लो कि यहाँ पे 10 डक्स को बिठा बिठा दो, 10 बदक बिठा दो, और बीच में एक पत्थर मारो, मत बोलना कि उड़ जाएंगी वो। अगर पानी निकलेगा तो जितनी उस सर्कल में बैठी है सारी एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे होंगी। ये पिक्चर दिमाग में समझना बहुत जरूरी, ठीक है, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वेव फ्रंट का। किसका? वेव फ्रंट का। चलिए जरा बातों को समझते हैं। हाइगन साहब ने यह बताया कि भैया वेव जो ट्रैवल करती है वो ट्रैवल करती है वेव फ्रंट के फॉर्म में। इसके फॉर्म में? वेव फ्रंट के। क्या होता है वेव फ्रंट? ये लोकस होता है, ये मैथमेटिकल ट्रेस होता है, ये वो शेप होता है, ये वो फॉर्म होता है, ये वो क्या कहना चाहिए, एक आउटलुक होता है। किसका? वो सभी पार्टिकल्स का जो एक फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब वो जितनी बतख जो एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे हो रही थी, वो सारी बॉल्स जो एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे हो रही थी, जो कि एक फेज में ऑसिलेट कर रही थी, अगर उन सारी बॉल्स को मैं ज्वाइन करके एक शेप बनाऊं, उसका लोकस बनाऊं, उसी को लोकस कहते हैं, उस शेप को ही लोकस कहते हैं, मैथमेटिकल ट्रेस। ठीक है, तो वो कहलाएगा वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वेव फ्रंट। ठीक है, लोकस ऑफ, क्या कहा हमने डेफिनेशन? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स। अब ये बार बार ईथर ईथर क्यों लिख रहा है? क्योंकि हाइगन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ईथर पे किया था। ठीक है, आप लोग सिंपली इस वर्ड को काट सकते हो। वेव फ्रंट की डेफिनेशन में लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज आर नोन एज द वेव फ्रंट। सिंपल। लाइट ट्रेवल्स इन द मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम देन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली अ डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड इन द मीडियम। और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है मीडियम में, बहुत अच्छी बात है। At every point on the wave front becomes the source of secondary wavelet। जितने भी वेव फ्रंट पे पॉइंट हैं वो एक सोर्स बनते हैं नए वेव फ्रंट के लिए। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब कुछ ऐसा है, इस बात का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे मान लो यहां पे आपने एक पत्थर गिराया, यहां पे आपने एक पत्थर गिराया, इसको हमने कह दिया सोर्स। क्या कह दिया? सोर्स। क्या कह दिया? अब ये देखो, इस प्रकार से, इस तरह से वेव्स ट्रैवल करेंगी, इस प्रकार से, इस तरह से वेव्स जो हैं मीडियम में आगे की दिशा में ट्रैवल कर रही हैं। देख रहे हो? इस तरह से एनर्जी बाहर निकल रही है। आपने किसी भी मोमेंट पे, आपने किसी भी मोमेंट पे एक लोकस ट्रेस करने की कोशिश की, मतलब वो सभी पॉइंट्स को आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मैंने एक ऐसा शेप बना दिया, ये मेरे सामने एक वेव फ्रंट है। क्या है ये मेरे सामने? वेव फ्रंट। ये मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया मेरे भाई मैंने? बोलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसको हमने कह दिया एक वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। ठीक है, ये हमने कह दिया एक वेव फ्रंट। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब ये जो वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट है, ये बिहेव कर रहा है एज अ सोर्स।
ये बिहेव कर रहा है एज अ सोर्स। किस चीज का सोर्स? सेकेंडरी डिस्टरबेंस। मतलब ये खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा नए डिस्टरबेंस के लिए। तो ये जो जितने भी पॉइंट हैं जिनको हम कहते हैं वेवलेट्स, जितने भी वेव फ्रंट पे ये पॉइंट्स हैं जिनको हम कहते हैं वेवलेट्स, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? जिनको हम कहते हैं वेवलेट्स। वेवलेट्स, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट हैं किसी भी, हम वेवलेट कहते हैं। ये बिहेव करते हैं एज अ सोर्स। ये बिहेव करते हैं एज अ सोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑल दी पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट, जिनको हम कहते हैं वेवलेट्स, बिहेव एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्या बिहेव करते हैं? दे बिहेव एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ठीक है, इतनी बात। अब ये जो वेवलेट्स हैं, इनसे निकलने वाली वेव्स में, इनसे निकलने वाली वेव्स में आप ये बनाओ इस प्रकार के। क्या आपने बना? क्या आपने बना ट्रेस? निकलने वाले वेव्स को आपने इनके ट्रेस को ज्वाइन किया। क्या आपने बना? नए लोकस बना दिया आपने, नए वेव फ्रंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इन वेव्स से, इन सेकेंडरी वेवलेट से, इन सेकेंडरी डिस्टरबेंस से, ये नए सोर्सेस से जो वेव्स निकल रही हैं, उनके फॉरवर्ड टेंजेंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? उनके फॉरवर्ड टेंजेंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये एक टेंजेंट मैंने बनाया, ये एक टेंजेंट मैंने बनाया। इस प्रकार से जितने भी पॉइंट, उन सभी के टेंजेंट्स हमने ज्वाइन कर दिए। तो ये जो शेप बन रहा है बाहर का, ये जो शेप बन रहा है बाहर का, ये बन गया आपके पास एक नया वेव फ्रंट। किसको ज्वाइन किया है हमने? फॉरवर्ड टेंजेंट्स को। इनवर्ड टेंजेंट्स को ज्वाइन नहीं किया हमने, फॉरवर्ड टेंजेंट्स को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि लाइट बाहर की दिशा में प्रोपोगेट करती है। एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में बोल रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं ये सारी बातें। ठीक है, चलिए बातें करते हैं शुरू। हमने क्या कहा? हमने कहा लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज व्हाट वी कॉल एज वेव फ्रंट। पहला पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम, देन द पार्टिकल ऑफ मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और इसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। 3 पॉइंट क्लियर है? अभी अभी हमने पढ़ा, वही पॉइंट लिखे हुए हैं। चौथा पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं वेव फ्रंट पे, दे बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इट emits secondary wavelets in all directions which travel with the speed of light। नए डिस्टरबेंस के जो पॉइंट आ रहे हैं, नए सोर्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वो फर्दर नए डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, और उसमें से सेकेंडरी वेवलेट जो है वो बिहेव करते हैं एज अ सोर्स फॉर न्यू वेव्स, फॉर न्यू डिस्टरबेंस। ठीक है, द टेंजेंट प्लेन, द टेंजेंट प्लेन टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स पे आप बनाओ टेंजेंट। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड टेंजेंट में। ये कहलाते हैं वेव फ्रंट। ये बनाते हैं न्यू वेव फ्रंट्स। क्या किया हम लोगों ने? हमने सेकेंडरी वेवलेट्स से आउटवर्ड टेंजेंट्स को ज्वाइन किया। ये दे दिया इसने आपको क्या? एक नया वेव। पढ़ लो इसी बात को, वही लिखा हुआ है।
द टेंजेंट प्लेन टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, इतनी बातें लिख ली सभी ने? डन। ये चित्र देखो जरा, यहां पे आपके पास सोर्स है, ठीक है? सोर्स से क्या हो रहा होगा? इस प्रकार की वेव फ्रंट्स जनरेट हो रही होंगी, है ना? आपने रैंडमली एक वेव फ्रंट चूज किया, ठीक? ये रहा हमारा वेव फ्रंट, जिसका नाम हमने दे दिया क्या? जिसका नाम हमने दे दिया ए बी। ये है हमारा वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट पे कई सारे पार्टिकल्स हैं, कई सारे पार्टिकल्स जो कहलाते हैं वेवलेट्स, जो कहलाते हैं क्या? जो कहलाते हैं वेवलेट्स। ये है आपका ओरिजिनल वेव फ्रंट, ये है आपका ओरिजिनल वेव फ्रंट, ये रहा आपका ओरिजिनल वेव फ्रंट पे 1 2 4 5 कई सारे पार्टिकल्स होंगे, कई सारे वेवलेट्स होंगे। अब ये वेवलेट क्या करेंगे? इसमें से नए डिस्टरबेंस क्रिएट होंगे और फिर वहां से आप बना देंगे क्या? एक नया पैटर्न बना देंगे, वो नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल वेव फ्रंट, वेवलेट्स, वेवलेट ने बना दिए नए वेव फ्रंट। कैसे? इनसे बाहर निकलने वाले टेंजेंट्स आप ज्वाइन, ये बाहर निकलने वाले टेंजेंट्स आप ज्वाइन करो, जितने टेंजेंट्स बन रहे हैं इनको ज्वाइन करते जाओ। तो ये जो शेप, ये जो बाहर की दिशा का शेप क्रिएट हो रहा है, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है सेकेंडरी वेव। ये कहलाता है सेकेंडरी वेव। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या है? लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है ये, लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है ये, लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है ये, परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। ऑल याद रखना, अगर ये वेव फ्रंट है तो ये लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए। अब ये जो फिनोमेना हमने अभी अभी समझा, हाइगन की जो थ्योरी हम लोगों ने समझी है, क्या समझाने में, क्या एक्सप्लेन करने में ये जो है ये हेल्पफुल थी? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम बीइंग ग्रेटर देन दी डेंसर मीडियम, ये सारी बातें समझाने में हेल्पफुल था ये फिनोमेना। आई होप कि ये पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर है। चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे। कौन सा फिनोमेना उसके बाद भी ये नहीं समझा पाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो दर्शा रहा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लिख देता हूं यहां पे मैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आउटकम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आउटकम होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगले यूनिट, अगले ही चैप्टर में हम उसको पढ़ने वाले हैं। क्या अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट होते हैं समझते हैं जरा। सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है? सर वेव फ्रंट जो है ये लोकस है। किसका लोकस है मेरे भाई? ये लोकस है उन सभी पार्टिकल का जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। ये लोकस है उन सभी पार्टिकल्स का जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, एक ही बात है। अब अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स का लोकस क्या होता है? पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या होता है? पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होता है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होता है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल। क्या होता है पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट? पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या होता है?
पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल। कैसा वेव फ्रंट होता है? पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल। लाइन सोर्स अगर आपके पास है, लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा, लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? लाइन सोर्स का वेव फ्रंट होगा सिलिंड्रिकल। कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? लाइन सोर्स का वेव फ्रंट होगा सिलिंड्रिकल। ओके। प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन सोर्स अगर आपके पास है तो प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट भी प्लेन होगा। प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट भी प्लेन ही। प्लेन सोर्स वेव फ्रंट भी प्लेन ही होगा। ओके। लाइन सोर्स के लिए क्या लिख दिया आपने? लाइन सोर्स का वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल। ओके। प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट प्लेन। प्लेन सोर्स का वेव फ्रंट प्लेन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बातें बढ़ाते हैं। ये टेबल नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काम की टेबल है, महत्वपूर्ण डिस्कशन है ये। अभी अभी आपको जो मैंने बताया कि यदि पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल। ये रहा पॉइंट सोर्स, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं। एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। इंटेंसिटी क्योंकि होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और हमको मालूम है कि आई जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बात जल्दी से बना लो ये लोग। लिख लिया? हो गया ये डंडन आडन? चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव फ्रंट के, तेज रफ्तार में हम लोग देखेंगे। द फेज डिफरेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट इज जीरो। जितने भी वेव फ्रंट पे पार्टिकल्स है वो सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं जितने भी पार्टिकल होते हैं वेव फ्रंट पे वो सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए फेज डिफरेंस कितना कहा आपने? फेज डिफरेंस आपने कहा जीरो। These wave fronts travel with the speed of light in all directions in an isotropic medium। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं हर डायरेक्शन में, आइसोट्रोपिक मीडियम में। रिपीटेड पॉइंट है, कोई नई बात नहीं है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑलवेज गिव राइज टू स्फेरिकल वेव फ्रंट, देख चुके हैं। अगर मीडियम आइसोट्रोपिक ना होके एनिसोट्रोपिक हुआ तो लाइट की स्पीड भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होगी। नॉर्मल टू द वेव फ्रंट रिप्रेजेंट्स द रे ऑफ लाइट। ये बात भी आपको मैं बता चुका हूं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो लाइट कहां प्रोपोगेट कर रही है? उसकी सरफेस से परपेंडिकुलर। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लाइट ऐसे बाहर निकल, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लाइट ऐसे बाहर, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लाइट सिलेंड्रिकल के लिए भी परपेंडिकुलर, देख चुके हैं। इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द मीडियम। नथिंग न्यू इन दिस डिस्कशन। चलिए अब हम बातों को बढ़ा रहे हैं आगे अब हम बातों को बढ़ा रहे हैं
आगे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन की, जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो मैं चाहूँगा कि अब सब लोग 100% फोकस, 110% फोकस यहाँ पे रखें, एक ही जगह पे देखते रहिए, सुनते चलिए मेरी। क्या बातें चल रही हैं? बातें चल रही हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे। किस पे बातें चल रही हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे। चलिए चलिए, बहुत शानदार। क्या होता है इंटरफेरेंस? क्या होता है इंटरफेरेंस? जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स मिलती हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग एम्पलीट्यूड, तो वो एक बड़ी या एक छोटी वेव बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम। उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस, इस पर डिपेंड करेगी बात। ठीक है, तो आइए ज़रा समझते हैं क्या और कैसे, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, थोड़ा बातों को समझा जाए। आपके सामने ये दो वेव्स मैं बना रहा हूं, ज़रा ध्यान से देखना। ये जो दो वेव्स मैं बना रहा हूं, इनके पैटर्न ध्यान से देखना सभी लोग, सिर्फ देखना। देखो, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं इंटरफेरेंस का, तो हर जगह पे इंटरफेरेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, कई बार हमको मालूम भी नहीं होता है और हम लोग इंटरफेरेंस यूज़ कर रहे होते हैं। बचपन से हम लोग, वीडियो गेम तो सबने खेला है ना, GTA जैसे गेम्स आप लोगों ने खेले डेस्कटॉप पे बैठ के या लैपटॉप में, तो उसमें, या काउंटर स्ट्राइक, तो जब गोलियां चलती हैं, ढाई 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 गोली चली और गन की कैप निकली बुलेट की और वो टकराई और सामने कांच टूटा, ऐसे मल्टीपल साउंड्स जब आपको आते हैं, वो कैसे आते हैं? आपने अपना जो सिस्टम है उस पर लिखा हुआ देखा होगा 2.1, रियल टेक 2.1, 5.1, डॉल्बी डिजिटल साउंड, ये सब सुना होगा आपने बचपन। मतलब दो स्पीकर है उसके पास, और वो दोनों स्पीकर्स जो हैं उनमें एक हल्का सा टाइम लैग है, जिसके कारण जो दो वेव्स निकल रही हैं उसमें से वो हल्के से फेज डिफरेंस के साथ निकल रही हैं, और उनका फेज डिफरेंस पहले से कैलकुलेटेड है, ताकि जब वो आपके कानों तक पहुंचे तो इंटरफेरेंस करके आपको एक बेहतरीन पैटर्न सुनाई। यही तो रीजन होता है कि छोटी छोटी बीट्स मिलके, छोटी छोटी वेव्स मिलके एक हाई वेव बना देती बीट। डिस्को साउंड जो होता है, ठीक है, कार के जो म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी का लोगे उतना महंगा आएगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्टिंक्टली इंटरफेरेंस करवा के आपको सुना पाता है। चलो, और दूसरा एग्जांपल बताऊं, तो बीच वगैरह पे आप जाते हो, बीच वगैरह पे गए हो, तालाब किनारे, समुद्र किनारे, जब आप जाते हो तो आप देखते हो कई बार वेव्स आ रही होती हैं, आपको लगता है बहुत बड़ी वेव आ रही है, और आते आते वो एकदम खत्म हो जाती है। कई बार हम खड़े में जैसे कि अरे वेव तो आ ही नहीं रही, और आते आते तुमसे बड़ी हो जाती है। क्यों होता है ये? क्योंकि दो वेव्स मिली, उनके फेज डिफरेंस अगर जीरो था, उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो बड़ी वेव बन गई। सुनामी में यही तो हो रहा था कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स जब वाइब्रेट हो रही थी, तो ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है अर्थ के ओशंस में, वो डिस्टरबेंस कुछ इस तरह से जुड़ता गया, उसका कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता गया कि वो वेव्स मिल मिल के 30 मीटर की ऊंची वेव्स बना। सोचो, आप खड़े हो, आपके सामने 30 मीटर की वेव है, क्या करोगे? है? प्रार्थना हुआ करोगे? वेव ही करेगी जो करेगी, हम क्या कर पाएंगे? 30 मीटर की वेव, 90 फीट की वेव, बहुत बड़ी होती है। तो अब देखो, ये आपके सामने सामने दो वेव्स बना, वेव नंबर ए, वेव नंबर बी, वेव नंबर ए और वेव नंबर, मानो दो वेव्स हैं, एक वेव की वेव भी बिल्कुल हूबहू वैसी ही, दूसरी वेव भी बिल्कुल हूबहू वैसी ही। जिस समय पे इसका पार्टिकल ऊपर जा रहा है, समय पे इसका पार्टिकल ऊपर जा रहा है,
जिस समय पे इसका पार्टिकल नीचे, समय पे इसका पार्टिकल भी नीचे आ रहा है। ओके, जिस समय पे इसके पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं इसके भी ऊपर जा रहे हैं, जिस समय पे इसके नीचे आ रहे हैं इसके भी नीचे आ रहे हैं, और ये दोनों वेव्स का हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों ही वेव्स का हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव है ना, इन दोनों को मिला के आप जो रिजल्टेंट वेव बनाएंगे, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, जिस कारण से इनकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, बड़े एम्पलीट्यूड। देख रहे हैं, एक का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2, तो इसके कारण क्या हुआ, बड़ी वेव बन गई। A1 A2 दोनों के एम्पलीट्यूड मिल गए और यहां पर बन गया एक बड़ा एम्पलीट्यूड, बड़ी वेव बन गई A1 प्लस A, ये बन गई एक बड़ी वेव प्लस A2, ग्रेटर एम्पलीट्यूड। देख रहे हैं आप लोग, A1 प्लस A2, जब इनके बीच में फेज डिफरेंस था 0। अब इस तरह का इंटरफेरेंस कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहीं अगर मैं दो वेव्स को कुछ ऐसा लेके चलता, तो जरा ध्यान, अगर दो वेव्स में ऐसी लेके चलता जो बिल्कुल अपोजिट नेचर शो कर रही है, जिस समय पे वेव नंबर 1 के पार्टिकल्स ऊपर जाना चाह रहे हैं उस समय पे वेव नंबर 2 के पार्टिकल्स नीचे जाना चाह रहे हैं, जिस समय पे वेव नंबर 2 के पार्टिकल्स नीचे जाना चाह रहे हैं उस समय पे 1 के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, आपको रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड मिलेगा। मतलब अगर मान लो ये A1 और ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो इनसे बहुत छोटी बनेगी, वो इनसे बहुत ही छोटी बनेगी, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, A1 माइनस A2, इस प्रकार से हो। ओके, अब ये जो फंडा है, ये जो फिनोमेना है, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव, ये कहलाता है इंटरफेरेंस, ये कहलाता है इंटरफेरेंस। हमने दो तरह के इंटरफेरेंस देखे, कौन कौन से, हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं, पहले इंटरफेरेंस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी with constant phase difference superimpose over each other, same frequency, constant phase difference superimpose over each other, then the resultant amplitude in the region of superimposition is different from the amplitude of the individual। मतलब जो सुपरइम्पोज्ड वेव है उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा ओरिजिनल से। ये मॉडिफिकेशन जो होता है एम्पलीट्यूड, ये कहलाता है इंटरफेरेंस, ये कहलाता है इंटरफेरेंस, ठीक है बात, ये कहलाता है इंटरफेरेंस। दो प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो ओरिजिनल इंटेंसिटी से ज्यादा होगी, जैसा कि अभी हमने देखा, और दूसरा कहलाता है डिस्ट्रक्टिव जिसमें रिजल्टेंट जो है वो कम होगा। इसमें कहीं से कहीं तक भी एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ वायलेट नहीं होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व थी और वो कंजर्व रहेगी हमेशा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नेवर वायलेटेड इन एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इंटरफेरेंस, ठीक है बात। अब सुनिए जरा ध्यान से हम कर रहे हैं इंटरफेरेंस की एनालिसिस, इंटरफेरेंस की एनालिसिस थ्रू दी फेजर मेथड। क्या होता है फेजर मेथड, जो एम्पलीट्यूड्स होने वाले हैं इंडिविजुअल वेव्स के,
उनको हम लोग दे रहे हैं वेक्टर ट्रीटमेंट। जैसे मान लो कि ये रही दो वेव्स और उनके एम्पलीट्यूड आपको दे दिए A1 और A2, और इन दोनों ही वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है फाई। इन दोनों ही वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है फाई। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो हम लोग कैसे निकालें? वो हम लोग कैसे निकालें? वो हम निकालेंगे वेक्टर एनालिसिस। क्या होता है वेक्टर एनालिसिस? वो कहता है कि जो रिजल्टेंट है आर, जिसको कि आप ए लिख सकते हैं, ए नेट, वो बन जाएगा रूट ओवर A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाई। ओके, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब आप एक बात बताइए कि यदि एम्पलीट्यूड है तो ए की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ए की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और कितनी होगी? ये मैक्सिमम होगी A1 प्लस A2 जब आप कॉस फाई को रखेंगे 1, यानी कि जब आप फाई को रखेंगे 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। मतलब कि जब जो दोनों वेव्स हैं ना, जो दोनों सुपर इंपोज होने वाली वेव्स हैं, उनके बीच में कतई भी कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब दोनों वेव्स कैसी हैं पता है? वो ऐसी हैं, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम। हाँ, उनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। एक साथ वो मैक्सिमाइज और एक साथ मिनिमाइज होंगी। ठीक है, इतनी बात। ये कैसे आया? ये ऐसे आया, रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई की वैल्यू 1। तो ये बन गया रूट ऑफ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, जो कि बचेगा सिर्फ A1 प्लस A2। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, इतनी बात। ओके, मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है? मिनिमम वैल्यू होने वाली है रूट ओवर A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, यानी ये आएगा कितना? ये आएगा A1 माइनस A2। ये आएगा A1 माइनस A2। और ये कब आएगा? ये तब आएगा जब आप cos फाई की वैल्यू कितनी रख देंगे? जब आप cos फाई की वैल्यू -1 रख देंगे, यानी फाई की वैल्यू 180 रख देंगे। ये कितनी होती है? 180 फाई। ओके, ये बनेगा रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, यानी रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ओके, A1, ए मिन कितना आया? ए मिन आ गया A1 माइनस A2। कब होगा ये तब होगा जब दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 180 का हो। ये जिस समय पे ऊपर जा रही है उस समय पे ये नीचे जाना चाहिए, एंड सो। एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फेज एग्जैक्ट अपोजिट। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लैंक पेज ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बातें कही हम लोगों ने? हमने कुछ ऐसी बातें कही
सम अप कर रहा हूं मैं कि यदि ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, ये A1 है, ये A2 है, और ये इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A, ये इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है A। तो A1 A2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट बेस के साथ एंगल बना रहा है उसको बीटा कह दो, कुछ क्या कह दो, बीटा कह दो। बहुत बढ़िया, ठीक है। रिजल्टेंट जो बेस के साथ एंगल बना रहा है उसको बीटा कह दो। अब आपने ए को क्या कह दिया, ए को आपने कह दिया रूट ओवर, ए को आपने कह दिया रूट ओवर A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाइव। ओके, ये आपके रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। अब जो एंगल बन रहा है टेन बीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लिखते हैं अपोजिट डिवाइडेड बाय दी बेस। देखिए कोई वेक्टर एनालिसिस लगा रहा हूं मैं, ये बेस है, बेस को आपने ए बोल के रखा है, बेस को क्या बोल के रखा है, दिस बेस इज नथिंग बट ए। ये ट्राइंगल आपने कम, ये ट्राइंगल चित्र एक बार फिर से चित्र देखिए, पैरेललोग्राम लो, दिस इज ए, दिस इज बी, इसको एज इट इज आगे खींच दीजिए यहाँ पे, है ना, बहुत शानदार। इसको एज इट इज ऊपर ले जाइए यहाँ, बहुत शानदार। ये जो है ये सफ़ेद लाइन, ये है रिजल्ट, ये सफ़ेद लाइन जो है ये है रिजल्टेंट, दिस इज बी, दिस इज रिजल्टेंट ए। ओके, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस एंगल इज फाइव, दिस एंगल इज फाइव, ठीक। तो ये A2 के सामने वाला गया A2 साइन ऑफ फाइव, और ये बन गया A2 कॉस ऑफ फाइव। तो ये बेस कितना बन गया, बेस बन गया A1 प्लस A2 कॉस फाइव, अपोजिट बन गया A2 साइन फाइव, तो ये आ गया A2 साइन फाइव ओके। ठीक है, इतनी बात सभी लोग क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शांत। देख लो एक बार हमने क्या बातें की, हमने बातें की इंटरफेरेंस की, हमने चर्चा की कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव किया, हमने रिलेशन देखा एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा बेस के साथ उसके बीच में, लिख लीजिए। चलो तो फिर बातें बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। अब हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं इंटेंसिटी का डिस्कशन, किसका, इंटेंसिटी। चर्चा में हम लोग शामिल कर रहे हैं इंटेंसिटी को। आपको मालूम है कि इंटेंसिटी जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के। और आपने एम्पलीट्यूड के बारे में अभी अभी क्या कहा है, एम्पलीट्यूड के बारे में आपने अभी अभी कहा है कि जो एम्पलीट्यूड है ए, ये है रूट ओवर A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 कॉस फाइव। ये कहा, बिल्कुल कहा, है ना। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके क्या लिख सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आपको मालूम है कि इंटेंसिटी जो है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी जो है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है।
प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, कोई कांस्टेंट आएगा k, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, i इक्वल्स टू i1 प्लस i2 टू टाइम्स ऑफ, देखो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो i इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए मैं लिख सकता हूं, कांस्टेंट ही है तो a को k टाइम्स ऑफ i भी लिख सकता हूं, या k डैश लिख दो, कांस्टेंट ही है ना, k कांस्टेंट है तो 1/k भी कांस्टेंट होगा, k को डिवाइड में भेज दो वो भी कांस्टेंट होगा, है ना। और यहां पे a1 लिखा हुआ है, अब मैं a को क्या लिखूंगा, i प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर लिखा है आपने, सुनना जरा ध्यान से, आपने i प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर लिखा है, या तो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू i कह दो, तो a प्रोपोर्शनल टू, या तो a इक्वल टू के टाइम्स ऑफ i आएगा, a इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ i आएगा, सॉरी के टाइम्स ऑफ रूट i, a प्रोपोर्शनल टू रूट i, ठीक है। ए स्क्वायर को आपने लिख दिया के टाइम्स ऑफ i, यही वैल्यू मैंने इधर उठा के रखी, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ के इंटू रूट i1 रूट i2 कॉस ऑफ फाइव, के को तो निपटा दो, तुरंत तुरंत निपटा दो के को। इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया i1, जिसको आप लिख सकते हो रूट i1 का स्क्वायर प्लस i2, जिसको आप लिख सकते हो रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट i1 रूट i2 कॉस ऑफ फाइव, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके सामने, इसका इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का। अब आप मुझको बताइए कि इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाए, तो आप आई मैक्स कितना लिख सकते हैं, आई मैक्स आप लिख सकते हैं रूट i1 प्लस रूट i2 प्लस 2i1 i2 कॉस फाइव की वैल्यू तो बन गई 1, तो ये बना रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, ये बन गई आई मैक्स की वैल्यू, ठीक है, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से आई मिन को मैं कितना लिख दूंगा, आई मिन हम लिख देंगे जब कॉस फाइव की वैल्यू -1 बन जाएगी, तो ये बन जाएगा रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, बहुत बेहतरीन। तो यहां से हम लोग लिख सकते, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इतना लिख लो, करवा, इतना लिख लो तेज रफ्तार में सभी लोग, इतना लिख लो। हमने कहा कि यार ए मैक्स जो था वो क्या था, वो था a1 प्लस a2, ए मिन जो था वो क्या था, वो था a1 माइनस a2, अब यहां से आप a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 यानी a मैक्स इस टू ए मिन का अगर आप रेशो निकालें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस, ये आ गया आपके पास ए मैक्स इस टू ए मिन का रेशो। अब यही बात अगर हम लोग दोहराएं इंटेंसिटी के लिए, आई मैक्स कितना है, आई मैक्स है रूट i1 प्लस रूट i2 द होल स्क्वायर, आई मिन कितना है
आई मिन है √I1 माइनस √I2 दी होल स्क्वायर। बहुत शानदार। इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? आई मैक्स आई मिन का एक्सप्रेशन बन जाएगा √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इस पूरे पे लगा हुआ है, इस पूरे पे लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं √I2 कॉमन निकाल के काट भी सकता हूं, तो यही एक्सप्रेशन मुझको कुछ इस तरह से भी दिख सकता है, √I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन √I1 अपॉन I2 माइनस 1, और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर। क्या आई मैक्स टू आई मिन की वैल्यू है। ओके, नोट कीजिए भाई सभी लोग, नोट कीजिए। काम के एक्सप्रेशंस हैं, बहुत काम के एक्सप्रेशंस हैं। कई सवाल इस पे बनेंगे, कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस। चलिए, हमने अभी तक क्या बातें की? हमने बातें की कि यदि आपके पास दो वेव्स हैं जिनके एक्सप्रेशंस A1 साइन ओमेगा 2 और A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी अलग अलग एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, और इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस। ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर इस प्रकार का आपके पास दो वेव्स मिल रही हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ए जो होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और वही एक्सप्रेशन ए का आप लोग वेक्टर ट्रीटमेंट देके क्या लिखेंगे? आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi। ये एक्सप्रेशन बन गया एम्पलीट्यूड का, ये एक्सप्रेशन बन गया एम्पलीट्यूड का। और tan ऑफ द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द बेस, जिसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, A2 sin phi अपॉन A1 प्लस A2 cos phi। इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये भी हम लोग देख चुके हैं, कोई नई बात इसमें नहीं। क्या आ गया आपके सामने? इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। और इसके साथ साथ हमने ए मैक्स और ए मिन की चर्चा भी कर ली। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा काम की बात है ये भी। रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब देखिए, ये यदि आपके सामने एक वेव है, ये यदि आपके सामने एक वेव है, ओके, इस वेव में ये जो कंप्लीट लेंथ होती है, इस वेव में ये जो कंप्लीट लेंथ होती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है वेव लेंथ। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है वेव लेंथ लैम्डा। ये कहलाती, कंप्लीट लेंथ कहलाती है वेव लेंथ, बिल्कुल हमको मालूम है ना। अब ये यदि 0 है, 90 यानी π/2, 180 यानी पाई, 270 3π/2, 360 यानी 2π। तो ये 2π का जो टोटल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ओरिजिनल से फाइनल के बीच में, ये है आपके सामने फेज एंगल का रिलेशन। ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ये लैम्डा के करस्पॉन्डिंग है। तो आपने ये कहा कि 2π का जो फेज डिफरेंस है वो बराबर है लैम्डा के
पाथ डिफरेंस के, ठीक है। 2 पाई का फेज डिफरेंस लैम्डा के पाथ डिफरेंस के बराबर है। तो मैं दोनों को अगर आधे से डिवाइड कर दूं तो पाई का फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग होगा लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस के, मतलब लैम्डा बाई 2 मतलब पाई का फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस। फिर से 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग होगा लैम्डा बाय 4 के पाथ डिफरेंस के, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस लैम्डा बाय 4 के पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग है। ये देखो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, ये है लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। पाई बाय 3 करस्पॉन्डिंग होगा कितने के, पाई बाय 3 लैम्डा बाय 6 के, आप निकाल सकते। जनरल रिलेशन क्या है, हमने कहा कि पाई का फेज डिफरेंस या तो 2 पाई का फेज डिफरेंस बराबर है लैम्डा के पाथ डिफरेंस। लैम्डा का पाथ डिफरेंस 2 पाई के फेज डिफरेंस के बराबर, लैम्डा का पाथ डिफरेंस 2 पाई के फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग है। तो यूनिट पाथ डिफरेंस करस्पॉन्ड करेगा 2 पाई बाय लैम्डा के फेज डिफरेंस। कुछ भी नहीं, मैंने लैम्डा डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। तो यूनिट पाथ डिफरेंस बराबर है 2 पाई बाय लैम्डा के फेज डिफरेंस। 2 यूनिट पाथ डिफरेंस की बात करनी है, 2 यूनिट पाथ डिफरेंस मतलब अगर मैं यहां पे 1 यूनिट चलता हूं, अगर मैं लैम्डा को 1 यूनिट लेता हूं तो एंगल कितना है उसके बीच में, फेज कितना है उसमें। अगर मैं 2 कर देता हूं, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो क्या होता है, अगर मैं डेल्टा एक्स के पाथ डिफरेंस की बात करूं तो उसमें कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, डेल्टा फाई का फेज डिफरेंस बराबर होगा 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। ये आ गया आपके सामने रिलेशन। क्या आ गया आपके सामने, फेज और पाथ का डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है फेज डिफरेंस, ये है और ये है पाथ डिफरेंस। देख लीजिए, काम की एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम की एनालिसिस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत क्लियरली कह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, नोट कीजिए। चलिए, इतनी बातें जो हमने की हैं इस पे अब हम लोग देख सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ो। 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड A1 आपको दे के रखा हुआ है A, और A2 आपको दे के रखा हुआ है 2A। इंटरफरेंस एट अ पॉइंट विच हैज अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है पाई बाय 3, ओके, पाई बाय 3 रेडियन का फेज डिफरेंस है। द इंटेंसिटी एट द पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू, आपको देखो सबसे पहले तो आप इसमें एम्पलीट्यूड निकाल लो। एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड इक्वल टू होता है रूट ओवर A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 cos ऑफ 5, 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 cos ऑफ 5। ए बन जाएगा रूट ओवर A1 स्क्वेयर, A1 स्क्वायर यानी A स्क्वायर, A2 स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ A इंटू 2A, A इंटू 2A
इंटू कॉस ऑफ 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये कितना आ रहा है, ये 2 कैंसल आउट हुआ, 2a² 3a², 7a²। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए नेट इक्वल्स टू 7a²। ए नेट कितना है, 7a²। अब आपको मालूम है कि इंटेंसिटी जो होती है ये प्रोपोर्शनल होती है a² के, तो आई नेट प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर होगा, आई नेट प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर होगा, होगा या नहीं? ओ सॉरी, दिस इज दिस √7a, √7a। ओके, ए नेट की वैल्यू आ गई √7 टाइम्स ऑफ ए, रियली सॉरी, ए नेट की वैल्यू आ गई √7 टाइम्स ऑफ ए। तो आई नेट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 7a² के, स्क्वायर कर दी, तो आंसर आपका आ गया 7a। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। पढ़ो जरा क्या बोलता है सवाल। सवाल कह रहा है टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ बट डिफरिंग इन फेज आर सुपरपोज्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम व्हेन द फेज डिफरेंस इज। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपको चाहिए मैक्सिमम, वो कब होता है, जब फेज डिफरेंस होता है 0। कोई नई बात नहीं। अगला सवाल, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक light beam of intensity I and 4I are superimposed the maximum and minimum possible intensity. I max √I1 plus √I2 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये √I1 यानी I प्लस 2I का होल स्क्वायर, 3I का स्क्वायर 9I²। सॉरी, ये √I है और ये 2√I है, तो ये 3√I का स्क्वायर यानी 9I बना। ओके, तो मैक्सिमम आया 9I, मैक्सिमम आया 9I और I मिन बनेगा √I1 माइनस √4I1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, 2 बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकाल दो, 2 टाइम्स ऑफ √I, तो ये I का स्क्वायर यानी I बना, तो दिस इज गोइंग टू बी 9I एंड I। सही है, इज द आंसर 9I एंड I। ये माइनस √I का स्क्वायर बना ना, माइनस √I का स्क्वायर, ये तो I आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। चलो बहुत शानदार। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये रीड कर लो जरा सवाल को। अब इसमें बोल रहा है कि द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज विथ इंटेंसिटी रेशियो n। इंटेंसिटी रेशियो आपको देके रखा हुआ है कितना, n देके रखा हुआ है, यानी I1 इज टू I2 का रेशियो आपको देके रखा हुआ है n। आपको रेशियो निकालना है इस टर्म का, I max माइनस I min अपॉन I max प्लस I min। देखो पहले ही मैं एक छोटा सा चेंज इसमें कर रहा हूं, I min को कॉमन निकाल के काट रहा हूं, तो यही एक्सप्रेशन मुझको मैक्स अपॉन min -1 डिवाइडेड बाय मैक्स अपॉन min +1 कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यही एक्सप्रेशन हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और I max इज टू I min का रेशियो हम निकाल चुके थे, √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये बात हम देख चुके थे ऑलरेडी, है ना। ये रेशियो हम लोग निकाल चुके थे ना, यहाँ पे ये रेशियो हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे, √I1 अपॉन √I2 +1 अपॉन √I1 माइनस √I2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन में उठा के रख रहा हूं और इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा √I1
अपॉन आई टू यानी एन, रूट आई वन अपॉन आई टू यानी रूट एन, सॉरी रूट एन क्या था एक्सप्रेशन में, +1 अपॉन रूट एन -1, ये है आई मैक्स प्लस आई मिन, इससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1, ओके, इसका स्क्वायर है अपॉन रूट एन +1 बाय रूट एन -1 होल स्क्वायर +1। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 स्टेप्स अगली आप सॉल्व करो। एंड सेंड दी आंसर इन द चैट। अगली 2 स्टेप्स आप लोग सॉल्व करेंगे और चैट में इसका रिस्पॉन्स मुझको बताएंगे। क्या एक्सप्रेशन यूज किया है हमने, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं। हमने ये एक्सप्रेशन यूज किया है जो हम डिराइव कर चुके थे, आई मैक्स अपॉन आई मिन होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, जिसमें से आपने रूट आई टू को कॉमन निकाल के काट दिया था। तो यही एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिला था, यही एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिला था, समथिंग लाइक दिस। तो रूट आई वन अपॉन रूट आई टू जो कि क्या है, एन है, ये रूट एन +1 अपॉन रूट एन -1 लिख देता हूं उसको, रूट एन +1 अपॉन रूट एन -1 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये आई मैक्स इज टू आई मिन की वैल्यू है, ये आई मैक्स इज टू आई मिन की वैल्यू है, ओके। इसको आपने उठा के रख दिया है यहाँ पे, इसको आपने उठा के रख दिया है यहाँ पे, ये आपको सॉल्व करके भेजना है। अब आज का होमवर्क देख लीजिए, जितना डिस्कशन मैंने करवाया है उतने डिस्कशन की NCERT आपको गो थ्रू करनी है। जितना डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया है इतने डिस्कशन के करस्पॉन्डिंग NCERT आपको गो थ्रू करना है। एक बार देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, जितने डेरिवेशंस करवाए हैं वो डेरिवेशंस एक बार फिर से कीजिए और इतना कंटेंट वापस से गो थ्रू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आज का, ठीक है। और एकदम बेसिक बेसिक धीमे धीमे से पढ़ाया पूरा सेशन, अच्छे से इसको रिवाइज करना। अगले सेशन में मिलते हैं, अगले सेशन में आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, थैंक यू, टेक केयर।